भाई गुड आफ्टरनून है सबको। बढ़िया हालचाल है सबके। भाई आई होप एंड आई प्रे दैट एवरीवन रिमेन्स सेफ। दीज आर वेरी वेरी टफ टाइम्स दैट वी आर पासिंग थ्रू एंड आप सबको एक्स्ट्रा केयर लेनी है अपने लिए। काम भी करते रहना और सेफ भी रहना। ओके, विद दैट ब्यूटीफुल आइडिया इन माइंड लेट्स स्टार्ट अप। क्या क्या किया था लास्ट टाइम? हमने सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ अ वेव किया था। माय गॉड, जबरदस्त चीज थी एंड वो चीज एंड तक चलती जाएगी। इक्वेशन ऑफ अ वेव, आई होप यू रिमेंबर, y as a function of x and time is equal to a sin kx minus omega t plus phi। भाई जितनी इज्जत आपने ऑसिलेशन के इक्वेशन को दी थी उतनी ही इज्जत आप इसको भी देंगे, ऐसी आशा है। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ वेव विच इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। फॉर अ वेव, ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। For a wave moving towards negative x direction, negative x direction, उसका इक्वेशन है y as a function of x and time is a sin kx plus omega t plus phi। इसके बहुत सारे जो किरदार हैं उन सबसे तो मिल चुके हैं। ए बोले तो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज फेज, उसमें भी फाई इनिशियल फेज, ओमेगा अपना पहचान का एंगुलर स्पीड या सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई नू। ए इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज 2 पाई नू which can also be written as 2 pi by t। Here nu is frequency, t is time period and पहली बार मिले थे हम लास्ट टाइम k से। k is called wave vector या propagation constant and is related to wavelength lambda as k is equal to 2 pi by lambda। So lambda was wavelength, the distance between two successive crests or two successive troughs। उसके बाद wave speed, the speed at which the wave propagates। एक इक्वेशन जिसने बदल दी हमारी दुनिया। v is omega by k or we also called it nu lambda। So v is equal to omega by k या v is equal to nu lambda are equations for wave speed। And finally we saw the equation for a wave, a transverse wave moving in a medium। So speed of transverse waves, कहाँ गया भाई? Speed of transverse wave in a medium along a string or whatever be the case, so it was given as v is equal to root of t by mu and I seriously hope you remember mu is mass per unit length। Mu was mass per unit length and t was the tension in the string। Okay, so this was all that we did लास्ट टाइम और यहां से हमको आज आगे बढ़ना है। अच्छा, एनी डाउट सो फार? जो भी हमने किया था उसमें कोई दिक्कत? नो, वी आर ऑल गुड। टेल मी यू लव दिस इक्वेशन। टेल मी यू लव दिस इक्वेशन। यू लव इट, राइट? वेल इट ग्रोज इन लीप्स एंड बाउंड्स। एक दिन प्यार नहीं होता फिर एक दिन हो जाता। प्यार का तो ऐसा है। It is not a very planned strategic maneuver, but anyways, okay। अब हम speed of transverse waves देख लिया हमने। अब speed of longitudinal waves, speed of sound की बातें करने वाले हैं। जैसे हमने v is equal to root of t by mu derive किया था, वैसे ही speed of longitudinal waves in a medium and longitudinal में I absolutely mean speed of sound। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ओकी डोकी, कहां से शुरू करेंगे भाई? सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। आई होप यू स्टिल रिमेंबर साउंड वेव्स मूव थ्रू एयर एज कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। याद है आपको? चलो इतना तो याद है। साउंड वेव्स मूव एज कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस इन द मीडियम। और डायग्राम भी बना दो आपके लिए। ये पार्टिकल्स नजदीक आ रहे थे, इसको कंप्रेशन कहते हैं। तो बाजू के रीजन में दूर चले जाएंगे, बाजू के रीजन में नजदीक आएंगे,
उसके बाजू के रीजन में और दूर चले जाएंगे. सो दीज आर कंप्रेशंस एंड दीज आर रेरिफैक्शंस. आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट. ओके, अब हमने ये भी बात करी थी कि कंप्रेशन के टाइम पे पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर. क्लोज टू ईच अदर आते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर चेंज होता है. सो दिस इज कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेरिफैक्शन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. सो प्रेशर की चेंजेस के साथ वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं. सो दीज आर रीजन्स ऑफ चेंजिंग प्रेशर, pressures in volume elements. अच्छा भाई, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको अंदाजा आता है जो किसी मीडियम में कितना प्रेशर मैंने मारा और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो मुझे बताए. बल्क मॉड्यूलस, वेरी गुड. बल्क मॉड्यूलस गिव्स अस the change in volume, the fractional change in volume with the changing pressure. And I seriously hope chapter 9 भूले नहीं हो आप. So bulk modulus was I would rather go up according to the most important equation जो मेरा पहला था. हाँ, V को आपने ऊपर चढ़ा दिया, that's a different story. Here dP is the change in pressure जो create हो रहा है, and dV by V is the fractional change in volume. So this was the equation for bulk modulus. Here dP is the pressure difference and dV by V is the fractional, this is the change in volume, this is the original volume, fractional change in volume due to the pressure difference. So I have come to the idea that speed of sound waves will depend on bulk modulus. कोई और क्वांटिटी है जिसके साथ ये स्पीड ऑफ साउंड वेव्स चेंज होती है? अच्छा, तुमको याद है कंप्रेशन का मतलब था हाई डेंसिटी, रेरिफैक्शन का मतलब था लो डेंसिटी. सो कैन यू सी विथ चेंज इन डेंसिटी ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन आगे बढ़ते हैं. सो अनदर क्वांटिटी on which speed of sound depends is the density of the medium, density rho of the medium. तो अब हमको दो चीजें मिल गई हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इक्वेट करती है, चेंज करती हैं. पहला है बल्क मॉड्यूलस, दूसरा है डेंसिटी. अच्छा, अब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही करना है. अच्छा, आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. ओके, एनीबॉडी स्टिल रिमेंबर द एसआई यूनिट फॉर बल्क मॉड्यूलस? पास्कल. Isn't it same as pressure? बराबर. The dimensions are bulk modulus का dimension same as pressure, which is m1 L minus 1 T minus 2, and density का dimensional formula anyone? Very good. अब एक बहुत बढ़िया काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है. जैसा हमने लास्ट टाइम टेंशन और म्यू को डिवाइड किया था वैसा इस बार बी और रो को डिवाइड करते हैं. एंड लेट अस सी व्हाट इट गिव्स अस. ओवर m1 गया, -1 -3, that's -1 plus 3, that's L2, -2 -0. Hey, lovely. Isn't this L1 T minus 1 का स्क्वायर? सेम आइडिया आके खड़ा हो गया है. तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है. सो द वेलोसिटी का स्क्वायर is dependent on proportional to b by rho. I'm going to take this off. I hope you have nothing to say to me about this. Anything here? Okay. वाह वाह वाह, जैसा आपने को v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t by mu आया था वैसा ही v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू b by rho आ चुका है. आपने स्वागत किया इसका.
So V square proportional to B by rho, yeah, which implies that V proportional to root of B by rho, and I'll introduce a constant of proportionality. I'll say V is equal to C root of B by rho, and वही अपना एक्सपेरिमेंट में टल्ली होके हमको पता चला कि C की वैल्यू क्या है, 1. C is a dimensionless constant. सर हर बार ऐसा ही होता है? नहीं, हर बार नहीं, इसमें ऐसा हो रहा है. एंड एक्सपेरिमेंटली वी सी दैट C की वैल्यू 1 होती है. एंड सो योर इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड V is root of B by rho, where B is the bulk modulus of the medium and rho is the density of the medium. अच्छा, ये तो साउंड वेव्स अगर एयर में या पानी में वो हो रही है तो वी कैन से दैट बरोबर है. पर इफ साउंड इज प्रोपोगेटिंग थ्रू अ वन डायमेंशनल मीडियम लाइक अ वायर और अ रॉड, सुना आपने? साउंड अगर किसी वायर या रॉड के जरिए जा रहा है, विच इज नॉट अ 3 डायमेंशनल मीडियम, इट्स अ 1 डायमेंशनल मीडियम, तो क्या हम बल्क मॉड्यूलस यूज कर पाएंगे? नहीं. तो हमको 1 डायमेंशनल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा था? यू रिमेंबर यंग्स मॉड्यूलस. सो इफ सही है, इफ साउंड प्रोपगेट्स थ्रू a 1 dimensional medium like a wire or a rod, then इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? V is equal to root of y by rho, where y is Young's modulus. अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में मैं आपको पेज नंबर बताता हूं और आप उस पेज नंबर को खोल के अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या है वो आप चेकआउट कर सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 372 वेयर यू माइट सी दैट द स्पीड ऑफ साउंड. अच्छा, आई होप यू राइट दीज टू इक्वेशंस. आई एम टेकिंग दिस ऑफ. So let me also tell you, speed of sound in air at 20 degrees Celsius, 20 degrees Celsius पे speed of sound कितना? I think 343 meter per second. In water at 20 degrees Celsius कितना है? I think 1482 meter per second. And in steel 5900 करीब. कैन यू सी दिस? वैसे तो बहुत सारी और एंट्रीज है पर मुझे खासकर इन 3 एंट्री में ही बहुत मजा आ रहा है. एयर में स्पीड ऑफ साउंड 343, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड 1482 एंड स्टील में स्पीड ऑफ साउंड 5941 मीटर पर सेकेंड. तभी तो अगर आप किसी रेल की पटरी के बाजू में खड़े हो और तुम सोच रहे हो कि गाड़ी का आवाज सुनो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, पर आप वही अपना कान पटरी के पास लेके सुनोगे तो आपको सुनाई देगा कि ट्रेन आ रही है. बिकॉज द साउंड ट्रेवल्स मच फास्टर थ्रू स्टील देन इट डज थ्रू एयर. Alright, so remember that always कि sound travels much faster in steel than it does in air. Also, it travels faster in water also. हाँ. सर टेम्परेचर डिफरेंस का क्या असर होगा स्पीड के ऊपर? हाँ, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं. वो स्टेशन थोड़ा आगे है. I'll be there. मात्र टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं, पर एयर में कितना मॉइस्चर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उसके साथ भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो सकता है. बट दैट कम्स लेटर. 10 मिनट में आ जाएगा ये. पहले हम इसकी बात करें. बराबर. नाउ समबडी विल टेल मी कि सर ये सॉलिड्स, लिक्विड्स वगैरह की डेंसिटी तो हाई होती है एयर से, तो जिसकी डेंसिटी हाई है वहां तो स्पीड लो होनी चाहिए. सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मात्र डेंसिटी के साथ आप इक्वेट कर रहे हो. आप ये नहीं देख रहे हो कि
ये स्टील है, वाटर है, जो भी है, दे हैव अ मच हायर बल्क मॉड्यूलस एज कंपेयर टू गैसेस। तो उनका बल्क मॉड्यूलस भी बहुत हाई है, भले उनकी डेंसिटी हाई है, तो बल्क मॉड्यूलस बहुत ज्यादा हाई है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्पीड ऑफ साउंड in solids and liquids is higher as compared to the speed of sound in gases. All right, so this is the idea of the relative speeds of sound in air, water and metals. Okay, so can I take this off now? Any questions so far? Okay, and now let's go to what Tirth was saying. What is the speed of sound in gas? Okay, I'm taking this off. In gas, किसी गैस में साउंड कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, उसके लिए क्या कोई इक्वेशन है ना? हमारे पास सब कुछ है। न्यूटन ने सबसे पहले ये आइडिया हमको दिया था, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स आइडिया, न्यूटन्स फॉर्मूला। इन एयर, and I'll call it Newton's formula. Okay. Now सबसे पहली बात, न्यूटन ने ये कहा था कि when sound moves in air, compressions, rarefactions, compressions, rarefactions, भले प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं, नो डाउट, बट फॉर वॉट एवर कंप्रेशन या रेरिफैक्शन ये जो भी हो रहा है, it is happening at constant temperature. So according to Newton, the process of propagation of sound in air is isothermal in nature. So according to Newton ने ये कहा था, the process of sound propagation in air, in a gas, is sound propagation in air is isothermal. भले मैंने एयर लिखा है पर गैस पकड़ सकते हो, is isothermal in nature. That is, compressions and rarefactions occur at the same temperature. अब वो कितना सही था कितना गलत था वो तो इक्वेशन के बाद ही पता चलेगा। सेम टेम्परेचर, भाई थर्मोडायनेमिक्स के साथ हमारा काफी रिलेशन रहा है। डू यू रिमेंबर द वेरियस प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडायाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक एक्सेट्रा? तो उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। कैन एनीवन गिव मी एन इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम? डू यू एग्री PV इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस? एब्सोल्युटली सर। For isothermal process, P into V is constant. And what I'll do is, I'm going to differentiate this equation with respect to volume. Differentiate equation 1 with respect to volume. कैसे करोगे सर? आ जाओ। टेक्स्ट बुक में ज्यादा उन्होंने टाइम पास नहीं किया, पर हम डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा वक्त निकालेंगे। d by dv of PV is d by dv of constant. भाई पहली बात, what is d by dv of constant? Zero. And d by dv of these two things, तुम दो चीजों का डिफरेंशिएशन कभी एक साथ नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? पहले प्रेशर को कांस्टेंट लोगे, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट लोगे, प्रेशर को डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, एनीबॉडी dv by dv? So P plus V। सर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? बताता हूं थोड़ी देर में। So can I say V, अच्छा can I say, मैं इसको अगर यहां ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस V dP by dV is equal to P. Can I say that? I took this whole thing here. So 0 minus this thing, this became minus V dP by dV, and V को यहां से नीचे और उतारूंगा, so minus dP over dV by V. My God, क्या पहचान लिए तुम तो यार। So but
माइनस dp ओवर dv बाई v, इजंट इट? b बोले तो बल्क मॉड्यूलस। तो ये पूरा चीज b होने से हमको ये पता चला कि बल्क मॉड्यूलस इज सेम एज प्रेशर, एंड एज अ रिजल्ट thus what will be the equation of speed of sound in air? Can I take this up? इक्वेशन क्या था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का? बता देते हैं जी। सो वी नो स्पीड ऑफ साउंड इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ b बाई रो। अब b की जगह में लगा देता हूं p, सो पुट b एज p, so equation becomes, what does the equation become, gentlemen? v is equal to root of, my goodness सर कितना बढ़िया इक्वेशन है, वाह वाह वाह। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या इन अ गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ p is pressure, rho is density, so v is equal to root of p by rho। क्या बात है न्यूटन की, वाह वाह। तो एक काम करते हैं, न्यूटन के इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके खड़े खड़े ही प्रूव कर लेते, सही है या गलत है। इलस्ट्रेशन 15.5 है शायद मेरे हाथ में, 15.5 है या 15.4? 15.4 है जी। आई होप यू आर लुकिंग, बाजू के पेज में इलस्ट्रेशन 15.4, जहां पे हम न्यूटन के इस फॉर्मूला को यूज करके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। ओके, आ चुका है आपके लिए इलस्ट्रेशन 15.4, 5.4 नहीं, 5.4 को तो गए जमाने हो गए। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर which is 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल। और उन्होंने ये भी कहा है मास ऑफ 1 मोल is 29 into 10 raised to -3 kg। मास ऑफ 1 मोल भाई हमारे लिए अनमोल है वो, 29 into 10 raised to -3 kg। ओके, अगर इस इक्वेशन को यूज करना है, प्रेशर तो है पर डेंसिटी नहीं है। डू यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। What is the volume occupied by 1 mole gas at standard temperature and pressure? 22.4 Very good, 22.4 cats, dogs, what? Liters, okay. मैं सोचा पता नहीं क्या होगा, क्या यूनिट डालूं। Volume occupied by 1 mole gas at STP is 22.4 liters। So डेंसिटी दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बैगे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास 29 into 10 raised to -3 kg, वॉल्यूम 22.4। भाई लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। 1 लीटर इज 10 raised to -3 मीटर क्यूब, बरोबर ना? 1.3 आ रहा है सर। आने दे बेटा, आने दे, तू क्यों घबरा रहा है? 1.3 या 1.29 क्या आ रहा है एग्जैक्टली? 1.29 आ रहा है ना, परफेक्ट। 1.2946, so 1.29 is your density। एयर की डेंसिटी होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। सो स्पीड ऑफ साउंड, आखिरी पढ़ाओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन v is equal to root of p by rho। मेरे पास p है, ये रहा 1.01 into 10 raised to 5 divided by rho 1.29। Is there someone who is going about this business? 1.01 into 10 raised to 5 79.8 रूट मार के बोल रहा है। 279.8 परफेक्ट आंसर, करीबन 280 ले ले, ले लो सर। ले लेते बेटा। अरे पर 280 रखना, क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा, अगर आपकी टेक्स्ट बुक खुली हुई है, दिस वॉज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री। 0 डिग्री पे बाजू वाले ही टेबल में हमने स्पीड ऑफ साउंड देखा था इन एयर 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 था। उसके ऊपर की एंट्री देखो, इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 331। ओ माय गॉड, ये तो लफड़े वाली बात हो गई। एक्सपेरिमेंटली हमको स्पीड ऑफ साउंड मिल रहा है 331 एंड न्यूटन के फॉर्मूला से मिल रहा है 280। ओ माय गॉड, ये तो भाई 2-5 का डिफरेंस समझ में आता है, ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ v इज 331 मीटर पर सेकेंड। भाई 331 में और 280 में बहुत बड़ा फर्क है। तो इतना बड़ा फर्क है तो इसका मतलब क्या था कि न्यूटन क्या मिस्टेक कर दिए? क्या न्यूटन की ये फॉर्मूला गलत है, कुछ गड़बड़ है इसमें? आंसर है हां। न्यूटन का जो अजम्पशन था कि साउंड प्रोपगेशन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, वो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम रहता है, ये बेसिक अजम्पशन न्यूटन का गलत था। और ये प्रूव किया लाप्लास ने। लाप्लास ने कहा भाई साहब, पार्टिकल्स नजदीक आएंगे तो गर्मी निकलेगी। जब लोग करीब आते हैं तो गर्मी लगती है ना, हीट एनर्जी इज गिवन आउट। और जब लोग दूर जाते हैं तो हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही भाई। तुम नजदीक लाओगे टेम्परेचर हाई होगा, दूर जाओगे टेम्परेचर लो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, पहली बात। तो लोगों ने पूछा अच्छा आइसोथर्मल नहीं है, ठीक है, कैसे टाइप की प्रोसेस है? लाप्लास ने कहा इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक कैसे? भाई कंप्रेशन में हीट एनर्जी रिलीज हुई, जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज हुई तुरंत बाजू के रेरिफैक्शन में वो सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। तो जितनी हीट एनर्जी निकली वो सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। इज देयर एनी हीट एनर्जी गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स? नो। So whenever there is no heat energy given out or taken from the surroundings, this process is called adiabatic process. So पहला चेंज आया, न्यूटन के मामले में किसी ने दखलंदाजी करी कि भाई न्यूटन तो हर बार राइट नहीं हो सकता, कभी कभी गलत भी हो सकता है। पर न्यूटन तो महान इंसान थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ ठीक है, गलत तो गलत यार, क्या बात है, स्पोर्टिंगली ले लेते, अच्छा ठीक है गलती हो जाती है, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। न्यूटन ने गाना गाया होगा बचपन में। सो लाप्लास इज करेक्शन, ये जो हमने अभी किया वो था न्यूटन्स अजम्पशन, और ये है लाप्लास इज करेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लाप्लास, sound propagation is not isothermal but is adiabatic in nature. One of the key words of this idea is not isothermal but is adiabatic in nature. During compression, heat energy is released, and during rarefaction, heat energy is absorbed. तो जितनी रिलीज हुई वो सब यहां अब्सॉर्ब हुई। सो नेट हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड by the system with the surroundings is 0. So this is the standard characteristic of an adiabatic process. अब जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा था PV is constant, उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली सही जवाब एकदम। P into V raised to gamma is constant, and lest you forget, gamma was called an adiabatic constant, ratio of Cp by Cv, बराबर। तो जैसे हमने PV इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, अभी भी वही करते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, सेम स्टोरी।
as I say SSDD, same story, different day. For want of a better idea, I could have used a different word, but since it's a public gathering here, I will say same story, different day. तो प्रेशर को बाहर निकालो जी, d by dv of v raised to gamma plus v raised to gamma dp by dv, and this is here d by dv of constant 0. Okay, भाई anybody differentiating d by dv of v raised to gamma for me or nobody? Wow, wow, I got a lot of volunteers. Really looks nice. You know, sounds nice. D by dv of v raised to gamma into v raised to gamma minus 1. ये v को अच्छा लिखना जरूरी है. ये v है into raised to gamma minus 1 plus, अच्छा, ये इसको ये साइड ले जाओ, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा. अच्छा, a v raised to gamma minus 1, can I call it v raised to gamma into v raised to minus 1? Can I do that? Isn't v raised to gamma minus 1 same as v raised to gamma into v raised to minus 1? And v raised to minus 1, isn't it 1 by v? Is that agreeable? Or is it too much mathematics? So, मैं यही से प्रूव कर सकता हूं. v raised to gamma over v raised to 1. तो v कॉमन है, तो v raised to gamma minus 1. अग्रीएबल आइडिया? अच्छा भाई, v raised to gamma कटेगा खचा का. ऐसा क्या? हमको तो पता ही नहीं था बाबूजी. क्या बात है. तुमने देख लिया है उसको चुपके आते हुए. वॉल्यूम को यहां ले जाओ एंड इसी वॉल्यूम को टंग 2 स्टेप नीचे उतार दो तो dv by v हो जाएगा. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई टेक दिस ऑफ? एक अति सुंदर फॉर्मूला नीचे आके बैठा है हमारे लिए. एंड एज अ रिजल्ट देयरफॉर minus of dp over dv by v, wow, is equal to gamma p. And as the man rightly said, इसको नाम क्या देंगे? नंबर 2, बुट minus dp over dv by v. Isn't it b बोले तो? वाह. thus जो हमको न्यूटन के फॉर्मूला में b इज इक्वल टू p मिला था, इस बार b इज इक्वल टू, ओ वाओ, एंड thus so the equation for speed of sound. माय गॉड भाई, चेक करना जरूरी है कि वो सही आंसर है कि नहीं. स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स v इज इक्वल टू रूट ऑफ b बाय रो जो था, उसमें b की जगह गामा p बाय रो. अभी कोई मेरे को पूछेगा इतने बड़े गैदरिंग में से कि सर क्या ये वाला इक्वेशन सही है या लाप्लास ने भी मुंह की खाई? भाई हमको क्या मालूम यार, हमको तो चेक करने का है, हम तो चेक करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने रूट ऑफ p बाय रो किया था. कितना आया था? 280 आया था ना. अच्छा भाई, आपको पता है एयर डायटोमिक है. O2, N2, H2, isn't it diatomic? Air is diatomic in nature. So gamma, my god, बहुत बढ़िया. Thus, you know, v is equal to root of gamma p by rho. तो रूट ऑफ गामा को वो रूट ऑफ p बाय रो जो 280 था उसके साथ कर लो मल्टीप्लाई. भाई 1.4 का रूट फाइंड करो और उसे 280 के साथ मल्टीप्लाई करो तो सही. क्या बात करता है सच्ची. ओ 331.3, which is very close to the experimental result
of 331 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ किसका फॉर्मूला सही है, न्यूटन का या लाप्लास का? लाप्लास का। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट लाप्लासिस करेक्शन। जबकि न्यूटन का आइडिया आइसोथर्मल का था, वो रूट ऑफ पी बाय रो हुआ करता था, जिससे आंसर में बहुत फेरबदल आता था। पर लाप्लास ने कहा कि ये आइसोथर्मल नहीं, ए डायबिटिक है, इसलिए यहां पे ए डायबिटिक कांस्टेंट लग गया। सो वी बिकेम रूट ऑफ गामा पी बाय रो, एंड गामा की जगह 1.4 लगा डाला, एंड आंसर was 331.3, which is very close to the experimental value of 331 meter per second. All right, so this is the idea. You know, they will ask you different types. Find out the equation for speed of sound using Newton's formula. Yeah, find out the equation for speed of sound using Laplace's formula. So depending on the type of question, you will decide your answer किस तरह उसको करना है। मैं जा रहा हूं numerical number 4 पे, which actually is a numerical but is actually an appendix to this, कि gases में now consider speed of sound in gases। तो gases में किस तरह चीजें वर्कआउट करें, चले आओ मेरे साथ। न्यूमेरिकल 4 देखो जरा। ओके भाई, न्यूमेरिकल 15.4 ये कहता है कि यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय रो टू एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर a is independent of pressure, b increases with temperature and c increases with humidity। तीन प्रश्नों के जवाब देने हमको। तो सर ये इक्वेशन यूज करके हम आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल। और हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। आपको याद है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस? वो तो बात ठीक है, पर हम एक्चुअली पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी जो यूज करते हैं, यू रिमेंबर? हाँ वो तो ठीक है, बट राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन, कैन आई राइट म्यू एज एम बाई एमओ? कैन आई डू दैट? ओके, सो हाउ मच इज पी? यू नो, ये एक्चुअली मैं वही कर रहा हूं जो मैंने पहले डिराइव किया था। मैं यहां पे ये सोच रहा हूं कि शायद आप लोग भूल चुके होंगे। भाई मास अपॉन वॉल्यूम क्या हुआ करता था? रो। एंड एज अ रिजल्ट ये रो को अगर मैं नीचे उतारूं तो हाउ मच इज पी बाय रो? Well, I could have seriously used this equation directly, P is equal to rho RT by MO, but मुझे लगा काफी टाइम पहले डिराइव किया था, हो सकता है आपको याद हो ना हो, तो मैंने PV is equal to म्यू RT से म्यू को M by MO लगा के ये पूरा डेरिवेशन फिर से कर लिया। You can straight away write we know for an ideal gas P is equal to rho RT by MO। Nobody will ask you कहां से लाया बे, नहीं कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो P by rho ये रहा, P by rho, इसकी जगह RT by MO, तो put 2 in 1। जरा रख के बताओ तो सही क्या होगा? All right. Well, I hope you know MO is the mass of 1 mole of the gas. Now look at equation 3. Equation 3 में कहीं भी क्या प्रेशर का मेंशन है? Wow. So equation 3 does not have pressure in it as a term. So we say that speed of sound is independent of pressure. That speed of sound is independent of pressure. First shot. I think second shot is about temperature, isn't it? Hello. Look at this equation, V is equal to root of gamma R T by MO. From equation 3, अगर gamma R और MO constant है, can I say speed is directly proportional to root of T, where T is the absolute temperature? And if V is directly proportional to T, इसका मतलब है अगर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट, टू द रूट of absolute
टेम्परेचर। वाह, सेकंड शॉर्ट भी हो गया। सी, अच्छा सी क्या कहता है? सी कुछ ह्यूमिडिटी के बारे में कहता है ना, ह्यूमिडिटी 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 इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? जब मैं कहता हूं कि द एयर इन मुंबई इज ह्यूमिड एज कंपेयर टू द एयर इन अहमदाबाद, आजकल तो अहमदाबाद भी ह्यूमिड होने लगा है, बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एनीवन कैन टेल मी व्हाट यू मीन बाय दैट? मॉइस्चर वाली है। मतलब उस एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर का कंटेंट ज्यादा है, बरोबर है। अच्छा, आपको पता है मेजॉरिटी पार्ट एयर में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का मास है 28, एटॉमिक मास है 28 ग्राम पर मोल। वाटर का एटॉमिक मास क्या है या एटॉमिक वेट क्या है? 18 ग्राम पर मोल। सो एटॉमिक वेट या मास ऑफ वन मोल N2 is 28 ग्राम पर मोल, जबकि मास ऑफ 1 मोल वाटर H2O is 18 ग्राम पर मोल। क्यों लिख रहा हूं? अगर एयर में मॉइस्चर ज्यादा है, इफ एयर इज ह्यूमिड, there is more water content. अच्छा, I can take this much off now. I think I have derived the main equation. I'll keep this equation, no doubt. So, कहा गया if air is humid, there is more water content, moisture, that means water content in the air. एंड अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगी, डोंट यू सी मास ऑफ 1 मोल वाटर इज 18 ग्राम विच इज लेसर देन नाइट्रोजन। सो विथ मोर ह्यूमिडिटी MO will decrease. With more humidity, mass of 1 mole air will decrease. एंड अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखूं, V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ MO, अगर MO घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सो इफ MO डिक्रीजेस देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वाटर की मात्रा एयर में बढ़ती जाए। तो वाटर की मात्रा अगर एयर में ज्यादा हो, वाटर का मास कम है नाइट्रोजन वगैरह से, सो MO घट जाएगा एंड MO घटने से स्पीड बढ़ जाएगी। इज दिस अग्रीएबल? दिस इज व्हाट न्यूमेरिकल 15.4 टेल्स अस। दिस इज अ वेरी लवली इक्वेशन। हम इसको जेई नीट में यूज करेंगे पीपल। भले यहां पे तो उन्होंने एक न्यूमेरिकल के तरीके से बताया, बट ये कि बहुत शानदार इक्वेशन है जिसको मैं आगे जाके इस्तेमाल करूंगा। काइंडली राइट दिस इक्वेशन इन योर नोटबुक्स एंड आई एम गोइंग ऑन एंड आई एम डूइंग न्यूमेरिकल नंबर। कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे सर? आई थिंक न्यूमेरिकल नंबर 6 करना चाहूंगा, एंड न्यूमेरिकल नंबर 6 करने के बाद आई थिंक मैं न्यूमेरिकल नंबर 10 करना चाहूंगा। वी हैव टाइम? या वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो लेट्स मूव ऑन। शैल आई टेक दिस ऑफ? I am looking at number 6. Okay. I hope you wrote that equation down. Lovely equation that. Gamma है, temperature है absolute, mass of 1 mole चीज है, तो बहुत बढ़िया चीज है ये। Okay. So numerical 15.6. What does it say? It says a bat emits ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz. So nu is 1000 kilohertz. 1000 मतलब 10 raised to 3. Kilo मतलब 10 raised to 3. So this is 10 raised to 6 hertz in air. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of A? Reflected sound, lambda reflected चाहिए, and transmitted sound, लैम्बडा वाटर में कितना है वो चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड वी वाटर इज 1486
मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज एज इजी एज दे कम। भाई सबसे पहले ऐसा है, सपोज ये बैट है, चमगादड़ उड़ रहा है और उसने ऐसी वेव डाली, ये इंसिडेंट वेव है, इसमें से कुछ पार्ट एयर में रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये एयर है, एंड ये वाटर है, कुछ पार्ट इसमें घुसा, वैसे बना रहा हूं, आप इसको ऐसे बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना कि ओ सर वेव ऐसी है, अरे यार जस्ट एक आइडिया बना रहा हूं। तो हमको इसका और इसका, ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है, दोनों का वेवलेंथ चाहिए। स्पीड साउंड की दोनों अलग अलग मीडिया है, हमको दी हुई है, एयर में कितना है, वाटर में कितना है। सो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट, डू यू नो V is equal to nu lambda? V air is nu into lambda air। सर nu air लिखो ना, नहीं, एक बात याद रहे, ये क्वेश्चन भले छोटा सा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, it does not depend on the medium, frequency does not change even if medium changes। मीडियम चेंज होने पर स्पीड और वेवलेंथ ही चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं, इसलिए नू तो नू ही रहेगा, भले तुम एयर का करो या वाटर का। ओके, सो कीप दिस इन माइंड ऑलवेज दैट नू फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड ऑन द मीडियम। तो अब क्या है, लैम्बडा एयर इज V एयर अपॉन नू। भाई V एयर कितना है, 340 ओवर 10⁻⁶। भाई टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 340 इंटू 10⁻⁻⁶, दैट्स 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴, या 0.34 इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर इज मिलीमीटर, so lambda in air is 0.34 millimeter। even if you write 3.4 into 10⁻⁻⁴ मीटर, आंसर बिल्कुल सही है, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, अच्छा, एंड नाउ रिफ्रैक्टेड पार्ट या ट्रांसमिटेड, रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड, वही कहा है ना उन्होंने, है ना? या ट्रांसमिटेड पार्ट, मतलब वाटर में क्या होगा ये मांगा, तो V water is nu into lambda water। as I said, nu does not change, so lambda water is V water by nu, and V water is 1486 if I am not mistaken, over nu is 1000 kilohertz। आओ 10⁻⁶, चढ़ जाओ बेटा सूली पे, मतलब चढ़ जाओ ऊपर। 1.486 मिलीमीटर। क्या बात है बेटा, एकदम धड़ाके से कर दिए। सो एज ही राइटली सेज 1.486 मिलीमीटर इज योर आंसर। सो यू कैन सी कि एयर में और वाटर में वेवलेंथ अलग अलग है क्योंकि स्पीड्स अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम ही रहती है। ओके, इज दिस अग्रीएबल? तो ये 15.6 हो गया, जिसको उड़ाकर अब मैं 15.10 करने जा रहा हूं, पर 15.10 करूं, नाउ इफ यू लुक एट 15.10, कुछ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की बात चली है। सर ये क्या होता है सर? बताता हूं बेटा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ना, सबसे पहले मैं वो आपको एक नोट के जरिए दे देता हूं, ताकि क्या है कि कभी भी जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। तो आई पुट दिस डाउन एज अ नोट। ओके, नाउ सबसे पहले कंसीडर अ वेव, moving towards the x direction and positive x direction and all. So y is equal to a या बड़ा A sin, मैं फाई को 0 पकड़ रहा हूं। अच्छा, लेट अस से एट पॉइंट 1 x is equal to x1। अच्छा, इसका फेज कितना होगा? द फेज ऑफ दिस वेव इज, डू यू अग्री, थीटा इज इक्वल टू kx माइनस ओमेगा टी, बराबर। नाउ एट
x इज इक्वल टू x1 कितना होगा फेज? θ1 is equal to kx1 minus omega t, and at x is equal to x2, how much is the phase? kx2 minus omega t. Now what is the difference in phase या phase difference? kx2 minus x1. We'll call it delta theta. Delta theta is θ2 minus θ1. θ2 ये रहा kx2 minus omega t minus θ1. Very easy to understand derivation. I could have given you the formula directly, but it would not have made a difference. So kx2 minus kx1 minus omega t minus minus. So don't you agree? Minus omega t plus omega t goes away. What are we left with? K. If θ2 minus θ1 is called phase difference, then x2 minus x1, isn't it called path difference? Yes, sir, path difference. Difference in distance traveled या path difference. So I am giving you a very beautiful formula जो बहुत आगे भी काम आएगा 12th में भी. So delta theta is k times delta x, and कभी कभी k ना यूज करके 2 pi by lambda भी यूज करना चाहो तो भी चलेगा. So what I want you to do is I want you to write these two equations down. Delta theta is k times delta x, या delta theta is 2 pi by lambda times delta x. K is actually 2 pi by lambda, nothing else. So this is the relation between phase diff and path diff. So if somebody asks you what is the relation between phase diff and path diff, so phase diff delta theta is 2 pi by lambda times delta x, which is path diff. इसी एक आइडिया पे न्यूमेरिकल नंबर 10 जुड़ा हुआ है. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन. सो इधर मैं न्यूमेरिकल 10 का आगाज शुरू कर रहा हूं. आई होप यू आर स्टेइंग विथ मी. आर यू लुकिंग एट न्यूमेरिकल 10? ओके, सो व्हाट डज इट से? Numerical 10. Let me find out. It says okay, for a traveling harmonic wave, wave लिख देते हैं y as a function of x and time is equal to 2.0 cos 2 pi 10t minus, oh my god, मेरे को ये जगह लगेगी. आई एम सॉरी, पर मेरे को बुलडोजर चलाना पड़ेगा. Well, I hope you've written this down, have you? Yeah. Sorry? Zero zero 80x plus 0.35. ये पहला इक्वेशन देख के काफी लोगों का टेंशन आ गया होगा कि सर क्या इक्वेशन है, डेंजरस इक्वेशन है. x and y in centimeter, t in second. Calculate the phase difference delta theta between oscillatory motion of 2 points separated by a distance of 4 meter. अच्छा, इससे पहले कि मैं डेल्टा थीटा फाइंड करूं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज पहले मुझे सॉरी नहीं, जरूरत नहीं है. उससे मेरे फेज डिफरेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? फेज डिफरेंस में सिर्फ दो ही चीजों से फर्क पड़ता है, डेल्टा एक्स और लैम्बडा. मैं ये 2 पाई को अंदर घुसेड़ना चाहता हूं. 2 पाई 10 20 पाई टी माइनस 0.008 इंटू 2 पाई कितना हुआ देखो तो जरा. 0.016 पाई प्लस 2 पाई इंटू 0.35 दैट्स 0.7 पाई. मुझे और किसी से फर्क नहीं है कंपेयरिंग विथ, मुझे सिर्फ के चाहिए बस.
y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मुझे बाकी ए या ओमेगा या फाई क्या है, मुझे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, x के साथ जो है वो k है। तो k क्या मिलेगा जी? 0.016 पाई पाई, बरोबर ना, लपड़ा नहीं चाहिए अपने को, बरोबर। और ये है तुम्हारा रेडियन पर सेंटीमीटर ना, है ना, रेडियन पर सेंटीमीटर, यस सर। ए सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, तो -10⁻⁻² को ऊपर चढ़ा दो तो मुझे क्या मिलेगा जी? बताओ तो सही कोई। 1.6 pi radian per meter. अच्छा, तो मैं इसको पहले डिराइव कर लूं या आप बोलो तो? रेडियन पर मीटर, ये -2 ऊपर चढ़ गया, एंड अब ये ब्लू में आ जाएगा 1.6 पाई। चलो अब अच्छा हुआ, ओके। तो अब मैं के मिल गया है, खुशी की बात है। और अब मैं डेल्टा एक्स लगा के इस सम को संपन्न करने की कोशिश में हूं। क्या करने की कोशिश में हूं? संपन्न। ये बहुत ज्यादा ये घुस गए आगे आगे जा करके। नंबर 1, मेरा नंबर 1 कितना है? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ? 4 मीटर। तो डेल्टा थीटा फाइंड करना है। भाई कोई है जिसको पता है डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स का रिलेशन? ओ माय गॉड, के की जगह 1.6 पाई into 4, so I think my answer is 6.4 pi radian. Is there someone who is checking? Sorry, I don't know. पीछे आंसर देख तो उन्होंने 180 में कन्वर्ट किया है या कुछ किया है? $15.10 पाई में ही है, पाई 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 मतलब भाई 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 भाई। देखा कितना मस्त काम आ गया। बी 0.5 मीटर, दूसरा वाला भी कर लेता हूं। डेल्टा एक्स इज 0.5। अब तो क्या है एकदम धमाधम। सो डेल्टा थीटा, माय गॉड, देखा कोई ग्रैडी है एकदम। 0.8 पाई सही आंसर मेरे भाई। तीसरा क्या है? लैम्बडा। सर इस बार अब डेल्टा एक्स लैम्बडा में है। अरे घबरने का नहीं, क्या ये k इज इक्वल टू 1.6 पाई। अब मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो डेमोलिशन मैन होना पड़ेगा अपने को। उसी को लगा के करना है बेटा, जहां पे जो लगता है वहां को लगा डालने का, घबरने का नहीं। c की जगह डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है? लैम्बडा बाई 2। सो डेल्टा थीटा इज k टाइम्स डेल्टा एक्स, एंड k है 2 पाई बाय लैम्बडा, सदियों से जानते हम। ऐसा क्या? डिच 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 डिच। सो डेल्टा थीटा आई थिंक इज पाई रेडियन। इसमें तो k की भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड चौथा क्या है? चौथा क्या है? 3 लैम्बडा बाई 4। मुझे लगता है यही लैम्बडा वाला इक्वेशन ही कारगर सिद्ध होगा। 2 पाई बाय लैम्बडा, तो माय गॉड कोई तो एकदम फास्ट है। टच 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 टच। सो 3 पाई बाय 2 रेडियन, इज दैट एन आंसर? इज दैट द आंसर? So 3 pi by 2 radian. This is a very cutie pie sum, but it is cutie pie only if you know this relation. नहीं तो परिस्थिति गंभीर है, बरोबर है। So you have to keep that relation in mind that delta theta is k times delta x or 2 pi by lambda times delta x. This is the relation between phase difference and path difference. ओके आपके स्क्रीन पे आ गया है एक बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया,
इलस्ट्रेशन 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे. They have given us an equation for a traveling wave y as a function of x and time is 0.005 sine 80x minus 3t. This is the equation. And उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब जो ये है यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स, वो सब मीटर, रेडियन, सेकंड उसी में है, नॉर्मल सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं है. सब क्या क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंड लास्टली y की वैल्यू क्या होगी जब x 30 सेंटी होगा एंड टाइम 20 सेकंड होगा. In order to do any of these things, I'll have to first compare this with the equation for a wave. So comparing equation 1 with the standard equation for a wave, y as a function of x and time is amplitude a sine, और इन दोनों को कंपेयर करके अब आपको लिखना पड़ेगा कि तुमको कंपैरिजन करके क्या क्या मिलता है. सबसे पहले साइन के बाहर जो है ये वो a है, यहां पे क्या है 0.05. सो a एम्पलीट्यूड इज 0.005 मीटर, पहली बात. दूसरा, x के साथ जो है यहां पे वो k है, x के साथ यहां पे क्या है 80, तो k वेव वेक्टर इज 80 रेडियन पर मीटर. दूसरी बात. एंड तीसरी, t के साथ जो है यहां पे इट इज ओमेगा, तो t के साथ यहां पे कौन है 3, तो ओमेगा 3 रेडियन पर सेकेंड. तो सबसे पहले कंपैरिजन करके ये मिल गया. ये टेंशन नहीं लेने का कि क्या पूछा ने क्या नहीं, पहले इतना मिला ना हमको बस, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है. ओके, सबसे पहली बात. अब एम्पलीट्यूड तो ये तो आ गया, एम्पलीट्यूड ए हमको पहली बार में ही पता चल गया कि एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.005 मीटर. सेकेंड, उनको चाहिए वेवलेंथ. अब मेरे पास k है, k और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, डू यू एग्री, k इज 2 पाई बाय लैम्बडा. वी नो प्रोपगेशन कांस्टेंट k इज 2 पाई बाय लैम्बडा. सो हाउ मच इज लैम्बडा भाई, तो अब 2 पाई बाय हाउ मच इज k 80, एंड पाई को सब्स्टिट्यूट कर लो 3.14. सो 6.28 by 80. Is anyone giving me the answer? 6.28 by 80. 0.0785. Is that the right answer? 0.0. So पहले आंसर तो लिख रहे हैं 0.0785. And this is meter, and if you want to put it as centimeter, तो 10 raised to 2 multiply करना, तो which is 7.85 सेंटीमीटर. ओके, तो लैम्बडा मिल गया. थर्ड इज t. अब t के लिए मेरे पास ओमेगा है, we have, which gives me therefore t is 2 pi by omega. So 2 into 3.14 by omega कितना है 3. So 6.28 by 3, 2.1 करीबन एंड नू चाहिए, शाम और सुबह नू चाहिए. फ्रीक्वेंसी नू is 1 by t, which is 1 by 2.1, and 1 by 2 is 0.5, करीबन 0.48. So nu is 0.48 hertz. अब तक जितना हो गया वो तो सब आसान था यार, सर कूल है सर. अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डी. ये आपकी नींद उड़ा सकता है, बताता हूं कैसे. अच्छा, ये सब कुछ उड़ा दूं मैं, कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ, जितना भी किया
कंपेयर इक्वेशन 1 से लेकर टक 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 सब मिल गया है हमको, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड वी शैल मूव ऑन. अब डी लगाऊंगा. डी को करने के लिए भाई आई होप आपकी लॉक टेबल्स की किताबें वगैरह सब साथ में ही हैं आपके. आई होप यू ब्रंग योर लॉक टेबल्स विद यू. Oh, that's lovely. With the various sines and cosines and stuff like that. Okay? Okay, now, all attention, people, all attention. तुम बोलोगे सर क्या डरा रहे हो? y की वैल्यू चाहिए ना, x डालने का, t डालने का, मज्जा नहीं लाइफ. हाँ बेटा, उतना ही आसान है. लेट मी अश्योर यू. पर जब ये अंदर का माल खुलेगा ना, तब अंदर जो क्वांटिटी पैदा होगी उसके साथ क्या करना है वो आपको अब तक अंदाजा नहीं है, जो मैं कराने जा रहा हूं. सो स्टे विथ मी. पुट x इज इक्वल टू 30 सेंटी, मतलब सब कुछ मीटर में है ना, 0.3 मीटर, एंड t इज इक्वल टू 20 सेकेंड इन इक्वेशन 1. सो y की वैल्यू 0.005 साइन 80 इंटू 0.3. भाई मैं हौले हौले प्रोसीड करूंगा क्योंकि पहली बार कर रहे हैं. पहली बार में कभी भी धमाके से नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता क्या हो गया. 80 इंटू 0.3 इज 24 एंड 3 इंटू 20 इज 60. सो यू आर लेफ्ट विथ साइन ऑफ -36. तुम बोलोगे सर साइन 36 देख लूं मैं. बेटा इससे पहले कि मेरे आंख में आंसू आ जाए मैं तुमको बता दूं, ये जो भी है ना ये रेडियन में है. -36 रेडियन. -36 रेडियन किसी लॉक टेबल में है नहीं है सर, उसमें तो डिग्री में है. हाँ तो क्या करें सर. अच्छा एक ऑप्शन वो है, एक ऑप्शन वो है. दूसरा एक ऑप्शन जो टेक्स्ट बुक वालों ने किया है वो ये है कि इसको एक पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए, यू नो, आई एम श्योर यू नो, साइन थीटा इज सेम एज साइन थीटा प्लस 2 पाई, या 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 20 पाई. सो इट्स द सेम थिंग. तो यहां पे कुछ ऐसा ऐड करो, समथिंग इन मल्टीपल्स ऑफ पाई, जिसकी वजह से ये नंबर पॉजिटिव हो जाए. अब मैं अगर यहां पे 12 पाई लगाता हूं, तुम लोग मेरे को पूछते सर 12 पाई क्यों लगा रहे हो, 10 पाई लगाओ ना. भाई 10 इंटू 3.14 इज 31.4. तो isn't that number smaller than this? So I need a number that is bigger than this. So I decide on 12 pi. Multiply 12 by 3.14. Look at the answer. Is it greater than 36? Okay. भाई हौले हौले हाँ, प्लस 37 पॉइंट, भाई एडिशन करो कितना होता है, isn't it 1.68? अभी भी रेडियन में ही है पर अब पॉजिटिव है, तो अब इसको आप 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करके डिग्री में ला सकते हो. वेरी गुड. खत्म नहीं हुआ, चालू है. सर अब 96.3 डिग्री कैसे करेंगे? बेटा मन में लड्डू फूटा. कैन आई राइट दिस एज 90 प्लस 6.3 एंड साइन 90 आ गया, मतलब चेंज हो गया साइन का कॉस. And because sin 90 plus something is falling in second quadrant में sin positive है, so this is 0.005 cos of. I hope somebody has got the log table handy and उसमें natural cosines की बात यहाँ पे valid है. Natural cosines ये रहा 6.3. 0.9940. Can you see that? 6 degree and 0.3 degree. 0.3 degree मतलब 18 minutes. So 6 degree 18 minutes becomes 0.9940. So
अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर करीबन 0.0049 समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। कितना आ रहा है? 0.00497 4.97 into 10 - 3 मतलब करीबन 0.005 जितना ही है ना। सो विच इज करीबन 0.005 मीटर या 5 मिलीमीटर। अब कोई मेरे को बोलेगा अभी दिव्या का फेवरेट डालो, सर एक आध हमको ऐसा दो ना करने के लिए, है ना। तो आपके लिए मैं एक लगा देता हूं, y कितना है, फॉर x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ये मेरे को करके यहां x की जगह 20 सेंटीमीटर लगाना है एंड t की जगह 15 सेकेंड लगाना है, एंड इसका इसी तरह आंसर फाइंड करके बहुत शांति से स्टेप्स देखते जाना। ये माइनस को ऐसी चीज के साथ ऐड करना है जो इससे बड़ी हो तो ही आंसर प्लस में आएगा, एंड यू कैन वर्क दैट आउट। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी लवली आइडिया। टेक्स्ट बुक में इधर से सीधा यहां पहुंचे और यहां से सीधा ये आंसर ला दिया, भगवान थोड़ा भला करे। तो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया ताकि आगे जाके अगर कोई ऐसा समय आए तो आपको दिक्कत ना हो। एंड होमवर्क में आप ये करेंगे और मेरे को कमेंट में आंसर लिख के बताएंगे कि आंसर सही है, क्या निकला आपका जो भी है। हाँ जी, मतलब वो 36 रेडियन लिखा है ना, हाँ -36 रेडियन। माइनस बाहर निकाल के अगर हाँ तू उसको -36 रेडियन को 180/π के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो डिग्री में होगा पर माइनस में होगा, उसको माइनस बाहर निकाल और फिर तेरे को इस तरह करना है तो भी कोई बांधा नहीं, यहां से आगे बढ़ सकता है तू, नो प्रॉब्लम विद दैट। तेरे को मैंने वो तरीका दिखाया है जो टेक्स्ट बुक वालों ने किया है, बराबर। सो आपको अगर कोई अपना तरीका, जैसे यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 180/π के साथ, गो अहेड, बी माय गेस्ट, नो प्रॉब्लम्स। ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? I will need to do one more sum, and that is numerical number. I think that would be the last sum of the day. Numerical number 15.8. Last numerical of the day, gentlemen and gentle ladies. Gentlemen and gentle ladies. ऐसा कभी होता ही नहीं है, जेंटल लेडीज होती ही नहीं कभी। अरे मतलब लेडीज जेंटल ही होती है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो अभी ये सब लेडीज मेरे पे कूद पड़ेंगे, क्या हम जेंटल नहीं हैं, है ना। ये आपने ये लिख लिया ना, x 20 सेंटीमीटर, t 15 सेकेंड। माय गॉड, यू आर सो फास्ट। Okay, numerical 15.8, last item of the day, and let's rock and roll. It says harmonic wave on a string is given as y is a function of x and time is equal to 3 sin 36t plus, बहुत शांति से देखना कहीं बाहर कुछ लिखा ना हो, 0.018x plus pi/4. All right, x and y in centimeter है भैया, and t is in second. Okay, positive direction of x is from left to right. Okay, first question, traveling wave है या stationary wave है? भाई सबसे पहले तो ना मैं एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा, पर सबसे पहले कंपेयर कर ले। कंपेयर इक्वेशन 1 with y as a function of x and time is amplitude a sine omega t plus kx, which is the equation for a traveling wave. So सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहां पे हमारा सिद्ध होता है। पहला क्वेश्चन ये है, is this a traveling wave or a stationary wave? If it's a traveling wave, what are the speed and direction of its propagation? So number A है, it's a traveling wave. एंड अब मैं इन सब चीजों को कंपेयर करने लगूंगा। वी हैव, भाई सबसे पहले एम्पलीट्यूड कितना, 3 सेंटी देगा, भूल जाता है तो मीटर में बोल देता है। ओमेगा 36
रेडियन पर सेकेंड, के 0.018 रेडियन पर सेंटीमीटर एंड इनिशियल फेज π/4। भाई कोई भी वेव का स्पीड कितना हुआ करे? डू यू रिमेंबर ओमेगा बाई के? Speed of the wave is v is equal to ओमेगा बाई के या नू लैम्बडा, पर ओमेगा बाई के है तो क्या दिक्कत है? ओमेगा 36 ओवर के। भाई ये 0.018 रेडियन पर सेंटीमीटर है, इसको रेडियन पर मीटर कन्वर्ट करना हो तो 10⁻² को ऊपर ले आएंगे। वाह, so 36 by 1.8 is absolutely 20. So V is 20 meter per second. And उन्होंने डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स क्या बताया है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा हमेशा होता है। दिस इजंट इट के एक्स प्लस ओमेगा टी जैसा? सो इजंट इट मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन? दिस वेव is moving towards negative x direction because it is of the form kx plus omega t. Alright, third question क्या है? मैं बार बार भूल जाता हूं। What are its amplitude and frequency? भाई एम्पलीट्यूड तो मिल गया 3 सेंटी, एंड फ्रीक्वेंसी करने के लिए ओमेगा है ना, ओमेगा इज 2 पाई नू, 2 पाई बाई नू। देखा, गलती मार रहा है भाई, जल्दी का काम शैतान का है। ओमेगा कितना है? 36 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। लेट्स रॉक एंड रोल। 5 पॉइंट समथिंग, 5.732, तो 5.7 बोल लेते हैं हर्ट्स। अच्छा, और सी वाला क्या कहता है? व्हाट इज इनिशियल फेज? भाई इनिशियल फेज π/4। π/4 अकेला नहीं चलता, रेडियन लिखना पड़ेगा। एंड लास्टली क्या बात है लास्ट? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स? सर इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इजंट दैट वेवलेंथ? बराबर। सो डी distance between two successive crests is wavelength। अच्छा, एंड वेवलेंथ फाइंड करने के लिए k का इस्तेमाल, कैन आई टेक दिस मच ऑफ? ओके, सो k is 2 pi by lambda, which gives me lambda is 2 pi by k, that's 2 into 3.14 divide by k कितना है? 1.8. So 6.28 by 1.8. Is there anyone who is supplying me with the right answer? 3.48 meter. Is there someone who is checking? Is this done? I think perfect timing में ये done हो गया है, and that was lovely. So I think now only the last part of this chapter is left, superposition principle, reflection and beats. I think next lecture में करके इस chapter को हम आगे बढ़ा देंगे. So I'll see you next time. Till that time, you stay safe and you keep doing this. All right. So I'll see you next time. Take care. Bye bye.